हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइल बेसिकली होता क्या। दोस्तों, कुछ दिन पहले रशिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था। जो मिसाइल लॉन्च किया गया था बैरेंट्स सी से, एक बैरेंट्स सी पर शिप था, उस शिप से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। और इस मिसाइल का जो टारगेट था वो 1000 किलोमीटर दूर व्हाइट सी पर था और इसने सक्सेसफुली उस टारगेट को दोस्तों हिट भी किया था। और इसके तहत रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये मानना है कि ये जो ज़ारकॉन मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो 28 मई को लॉन्च टेस्ट किया गया था, इसका जो स्पीड है वो 9 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हो सकता है। और इसका जो रेंज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर तक इसका जो रेंज है वो हो सकता है। और रशियन ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, किसी भी प्रकार जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है वो इस मिसाइल को रोक नहीं सकता। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर बेसिकली डिफाइन किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। मतलब जिस मीडियम पे ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा उस मीडियम पे आपको साउंड की स्पीड कितनी होगी, साउंड की स्पीड जो है उसको डिवाइड करना है। तो ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइडेड बाय साउंड स्पीड, ये हो जाएगा आपका मैक नंबर। तो दोस्तों, पहले हमको ये समझना होगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है। अगर हम स्टैंडर्ड सी लेवल कंडीशन की बात करें, जहाँ पर टेम्परेचर हम एज्यूम कर सकते हैं एज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस केस में साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो लगभग होती है 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस वेलोसिटी को, अगर स्पीड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में ट्रांसफ़र करते हो तो ये आएगा 1225 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, अगर मैक नंबर जो है वो 1 से कम होता है, मतलब 1 से भी कम होता है, तो उस केस में हम जो स्पीड को कहेंगे सबसोनिक स्पीड। अगर इस स्पीड से कोई मिसाइल जो ट्रैवल करता है तो हम उस मिसाइल को कहेंगे सबसोनिक मिसाइल, क्योंकि यहाँ पर जो मिसाइल को जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से कम होती है। इसलिए दोस्तों मैक नंबर जो है वो 1 से कम होता है, क्योंकि मैक नंबर क्या है, ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइडेड बाय साउंड स्पीड। इस केस में दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास मिसाइल। तो मिसाइल का जो स्पीड है सबसोनिक के केस में वो क्या होता है, साउंड की जो स्पीड होती है उससे कम होती है। दोस्तों, अगर मैक नंबर जो है वो 1 के इक्वल होता है, मतलब मैक नंबर नियरली 1 के इक्वल होता है, तो उस केस में हम स्पीड को कहते हैं ट्रांसोनिक स्पीड। मैक नंबर जो है वो 1 से लार्ज होता है, 1 से अगर ग्रेटर देन 1 होता है, तो लाइक मैक नंबर 2 और मैक नंबर 3, तो इस केस में हम जो स्पीड होगा इसको हम कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड। अगर इस स्पीड से कोई भी मिसाइल अगर ट्रैवल करता है तो उस मिसाइल को कहा जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल। अगर मैक नंबर 3 होगा, मतलब मिसाइल का जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड से 3 गुना होगा। तो दोस्तों, अगर मैक नंबर जो है अगर 5 या फिर 5 से भी अगर लार्ज होता है तो उस केस में, इस पार्टिकुलर केस में स्पीड को कहा जाएगा हाइपरसोनिक स्पीड। अगर इस स्पीड से कोई भी मिसाइल अगर ट्रैवल करता है तो उस मिसाइल को कहा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। लाइक मैक नंबर अगर 7 होती है या फिर 6 होती है या फिर मैक नंबर 9 होती है, तो उस केस में हम मिसाइल को क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल। मैक नंबर 9 का मतलब क्या होता है कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है इसका जो स्पीड है वो साउंड से 9 गुना है, मतलब बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप जानते हो साउंड की जो स्पीड होती है 1225 किलोमीटर पर आवर, वो भी स्टैंडर्ड सी लेवल कंडीशन पे, जब टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हो ये जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 225 किलोमीटर पर आवर को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत ही एडवांस्ड एंड पावरफुल मिसाइल होता है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्टडी किया जाता है वो एक एरोडायनामिक्स का एक अलग ब्रांच होता है जिसका नाम है हाइपरसोनिक एरोडायनामिक्स, जहाँ पर दोस्तों हाइपरसोनिक व्हीकल, हाइपरसोनिक मिसाइल जितने भी होते हैं उनका स्टडी किया जाता है। मतलब उनका डिज़ाइन कैसे करना है, इनका जो प्रोसीडियर होता है वो किया जाता है इस ब्रांच पर। और दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक व्हीकल को डेवलप करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है दोस्तों कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स और CFD। और दोस्तों 1960 से ही जो CFD का जो यूज़ है वो हाइपरसोनिक व्हीकल को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। दोस्तों, अगर मेजर एडवांटेज की बात किया जाए हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो पहला जो मेजर एडवांटेज आता है वो है दोस्तों, किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम जो है इसे रोक नहीं सकता। मतलब पहला एडवांटेज ये, एक बार ये लॉन्च होता है तो ये टारगेट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगा, क्योंकि इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। किसी भी मिलिट्री डिफेंसिव सिस्टम के लिए, एंटी मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल। दूसरा एडवांटेज की हम बात करें तो ये एक ऐसा मिसाइल होता है जो फ्लाइट पाथ को चेंज कर सकता है। मतलब अगर नॉर्मल मिसाइल होता तो क्या करता, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता, मतलब वो एक
पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को ऐसे फॉलो ना करके उसका जो फ्लाइट पाथ होता है वो ऐसे चेंज हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस मिसाइल को डिफेंड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री है जो इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप कर पाई है। दोस्तों रसिया और जो चाइना है वो इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है यूएस से। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2 मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइपरसोनिक मिसाइल। पहला जो आता है वो है एरोडायनामिक हीटिंग और दूसरा जो आता है वो है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं एरोडायनामिक हीटिंग के बारे में। एरोडायनामिक हीटिंग क्या होता है कि जब एयर के थ्रू ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो ट्रैवल करते हैं, तब एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक व्हीकल का जो सरफेस है उनके साथ क्या करता है, एक कोलिशन होता है। इस कोलिशन के दौरान दोस्तों एटमॉस्फेरिक हीटिंग क्रिएट होता है थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन की मदद से। तो दोस्तों इसका एक थियोरिटिकली भी स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि एरोडायनामिक हीटिंग रेट इसको कहा जाता है। वो होता है कि अगर आप व्हीकल के ऊपर या फिर मिसाइल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो और उसके सराउंड एक यूनिट एरिया को कंसीडर करते हो, तो उस यूनिट एरिया में कितना हीट जो है व्हीकल में प्रोड्यूस होता है या फिर हीट रिसीव होता है वो नियरली इक्वल होता है हाफ रो इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी टू दी पावर 3 इंटू सी एच। यहाँ पर दोस्तों सी एच होता है स्टैंडर्ड नंबर, एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। रो इन्फिनिटी होता है फ्री स्ट्रीम एयर डेंसिटी। फ्री स्ट्रीम एयर डेंसिटी मतलब ये हाइपरसोनिक व्हीकल इधर की तरफ आ रहा है तो इसका जो एयर है इस डायरेक्शन पे, जो इस पोजीशन पे जो एयर होता है, ये जो एयर है उसको हम कहते हैं फ्री स्ट्रीम एयर। मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल इस डायरेक्शन पे आ रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस मिसाइल ये जो एयर है वो इस डायरेक्शन पे ट्रैवल करेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस, मतलब रिलेटिव टू हाइपरसोनिक मिसाइल। तो दोस्तों इस केस में एयर की जो डेंसिटी होती है उसको रो इन्फिनिटी कहा जाता है और उसका जो वेलोसिटी होता है वो वी इन्फिनिटी। और यहाँ पर वी इन्फिनिटी क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल का भी वेलोसिटी होता है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। हाइपरसोनिक व्हीकल या फिर मिसाइल की भी वेलोसिटी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो एरोडायनामिक हीटिंग रेट है ये प्रोपोर्शनल है वी इन्फिनिटी टू दी पावर 3 के साथ। इसका मतलब वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी एरोडायनामिक हीटिंग रेट भी उतना ज़्यादा होगा। और हाइपरसोनिक मिसाइल के केस में क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों एरोडायनामिक हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एरोडायनामिक हीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, क्योंकि एरोडायनामिक हीटिंग अगर कंसिडर नहीं किया गया तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये एटमॉस्फेयर में दोस्तों ये जल भी सकता। तो दोस्तों एरोडायनामिक हीटिंग को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होती है। एक तो होता है ये जो व्हीकल या फिर मिसाइल है इसका जो नोज़ है, मतलब आगे वाला जो पार्ट है, इसको शार्प भी किया जा सकता है या फिर ब्लंट भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से हमको एक ऑप्शन को ही चूज़ करना है। तो आप एक बार सोच कर यहाँ पर दे सकते हो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, शार्प नोज़ या फिर ब्लंट नोज़। तो दोस्तों अब अगर आप सोचते हो तो आपको ये लगेगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम शार्प नोज़ को ही चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो यही शायद बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थियोरिटिकल स्टडी अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिखता है कि टोटल हीट जो रिसीव होता है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक व्हीकल जो टोटल हीट को रिसीव करता है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ CF/CD मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ mv²। सो यहाँ पर दोस्तों हाफ ऑफ mv² जो होता है दिस इज़ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है व्हीकल की या फिर मिसाइल की, जब वो एटमॉस्फेयर में जो एंटर करती है उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी टोटल हीट रिसीव्ड बाय द व्हीकल उतना ज़्यादा होगा। और दोस्तों दूसरा जो है वो है CF/CD रेशियो। अगर दोस्तों थियोरिटिकल स्टडी थोड़ा सा किया जाए तो यहाँ पर हमें ये दिखता है, जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो ये आता है कि शार्प नोज के लिए जो CF/CD आता है वो नियरली 1 के इक्वल होता है। लेकिन दोस्तों अगर ब्लंट नोज की हम बात करें तो उस केस में क्या होता है, जो CF/CD का जो रेशियो होता है वो होता है 1 से बहुत कम होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे दोनों के केस में अगर हम मान लेते हैं कि शार्प नोज और जो ब्लंट नोज होती है दोनों के केस में अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है तो ब्लंट नोज के केस में क्या होता है, CF/CD रेशियो 1 से बहुत कम होता है। तो Q टोटल जो हीट रिसीव्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, CF/CD के इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो दोस्तों CF/CD रेशियो जिसके लिए कम होगा
वो ही हमें चूज़ करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर CF/CD का जो रेशियो है वो कम होता है ब्लंट नोज़ के लिए। इसका मतलब ब्लंट नोज़ वाला जो व्हीकल होगा वो कम हीट रिसीव करेगा, और जो शार्प नोज़ वाला जो व्हीकल होगा वो बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करेगा। इसीलिए दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल में या फिर हाइपरसोनिक व्हीकल में कभी भी शार्प नोज़ को चूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसलिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBMs या फिर स्पेस शटल या फिर नासा की जो हाइपरसोनिक फ्लाइट है X-43, इन सभी में दोस्तों ब्लंट नोज़ का या फिर ब्लंट नोज़ एंड ब्लंट विंग का यूज़ होता है, ना कि रैदर देन शार्प नोज़ एंड शार्प विंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है, एरोडायनेमिक हीटिंग को मिनिमाइज़ करना है तो हमको ब्लंट नोज़ और ब्लंट विंग को ही चूज़ करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, जो है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट बेसिकली क्यों होता है दोस्तों? इसका जो स्टडी है दोस्तों, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है उसका नोज़ पहले हमने डिस्कस किया था, जो ब्लंट नोज़ होता है, तो उसके सामने ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जब एयर के थ्रू ट्रेवल करता है तो ब्लंट नोज़ के सामने एक शॉक लेयर बनता है जिसका टेम्परेचर दोस्तों 11,000 केल्विन तक जा सकता है। मतलब इसके शॉक लेयर का अंदर की जो एयर होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 11,000 केल्विन, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इस टेम्परेचर पे दोस्तों एयर में जो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि आप जानते हो एयर का जो मेजर कंपोजिशन होता है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम होते हैं यहाँ पर, वो एक नाइट्रोजन एटम N+ में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। सिमिलरली ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है और वो प्लस में कन्वर्ट होता है। मतलब हर एक ऑक्सीजन और हर एक नाइट्रोजन एटम के लिए यही होता है। बेसिकली ये होता है शॉक लेयर के अंदर का जो एयर है उसके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है वो नोज़ के चारों तरफ फैला हुआ होता है। और ये दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन ही दोस्तों मेन रीज़न है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का, क्योंकि आप रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम से बाहर से इस मिसाइल के अंदर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जो है वो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, तो इसको एलिमिनेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इसके ऊपर जो है बहुत सालों पहले से इसके ऊपर रिसर्च जो है चल रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स भी इसके ऊपर अप्लाई किया गया था ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको एलिमिनेट किया जा सके, और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। हमने बेसिकली इस वीडियो में हाइपरसोनिक मिसाइल की थियोरिटिकल स्टडी ज़्यादा की। अगर आप जानना चाहते हो कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो हिस्ट्री है तो आप विकिपीडिया में जाके इसका सर्च कर सकते हो और आप वहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज जो है आप गेन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।